नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की रिम्स में मौत, श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरण स्थान और शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंगल मुंडा के परिजनों को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दरअसल आपको बता दूं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया था। जहां रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती मंगल मुंडा के सर का जटिल ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में किया गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। रिम्स में शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। चंपई सोरेन की वापसी का प्लान बना रही है जेएमएम। दरअसल आपको बता दो, झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जेएमएम अपने उन नेताओं को वापस लाने की प्लान कर रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़कर चले गए थे। लिस्ट में पूर्व सीएम चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे है। आपको बता दूं, चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी करने में जुटे हुए हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। आपको बता दूं कि चंपई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला सीट है। आपको बता दूं कि झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर चंपई दा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। जेएसएससी सीजीएल का दिसंबर में आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में 5000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 2025 लोगों को मिलेगी नौकरी। दरअसल आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव में खासकर युवाओं से किए गए वादों को प्राथमिकता में सूची में सबसे ऊपर रखी है। इसी तरह जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। इसके जरिए सचिवालय, सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। और वहीं हेमंत सोरेन 7 गारंटियों पर भी जल्द शुरू करेगा काम। जैसे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत दिसंबर से 25 रुपये देने की घोषणा। खाद्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा। रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत राज्य के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा। 15 लाख रुपये तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा। किसानों के कल्याण की गारंटी के अंतर्गत धान का न्यूनतम खरीद मूल्य 32 रुपये करने की घोषणा। और तसर, करंज, इमली, महुआ आदि के समर्थन मूल्य में भी 50% तक वृद्धि करने की घोषणा। इन सब गारंटियों पर भी हेमंत सोरेन जल्द काम शुरू करेगा। कौन बनेगा झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष? सदन में ये 20 नए विधायक रहेंगे आकर्षण के केंद्र। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने सेप लेना शुरू कर दिया है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले विशेष सत्र की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है। सरकार गठन के बाद 10 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 11 दिसंबर को सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसी दिन अनुपूरक बजट भी पेश करने की तैयारी की गई है। 12 दिसंबर को विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, सरकार का उत्तम और मतदान होगा। इस बार सदन के भीतर 20 नए विधायक नजर आएंगे। इनमें पहली बार चुनाव जीतने वाली 5 महिला विधायक भी शामिल होंगी। शपथ ग्रहण के बाद आम लोगों से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दी बधाई।
दरअसल आपको बता दूं, रांची कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने पहुंचे लोगों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी लोगों से मिले तथा उनके प्यार, आशीर्वाद एवं समर्थन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि लोग जब भी उनसे मिलने आए तो उनके लिए बुके की जगह बुक लेकर आए। इसी सिलसिले में आज उनसे मिलने आए लोगों ने उन्हें कई तरह की किताबें भी दी हैं। कल्पना सोरेन के 5 ऐसे दावा जहां फंस गई बीजेपी, महिला मोर्चा भी फेल, दे दिया बड़ा संदेश। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में झामो गठबंधन के लिए मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन के प्रचार अभियान ने गेम चेंजर का काम किया। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले राज्य सरकार ने महिला के खाते में 1000 रुपये की राशि भेजी, जबकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन के तौर पर झामो को एक नया नेता मिला। वहीं इस बार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की ज्यादातर नेता टेबल पॉलिटिक्स में व्यस्त दिखी। आपको बता दूं, कल्पना सोरेन के 5 ऐसे दावे क्या थे जिसमें बीजेपी फंस गई। तो आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन के दावा कुछ इस प्रकार है। कल्पना सोरेन ने पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासियों की शोषण से जोड़ दिया। कल्पना सोरेन ने इसे आदिवासियों को स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। कल्पना सोरेन ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। कल्पना सोरेन के भाषण में आदिवासी महिला का मुद्दा भी खूब रंग पकड़ा। कल्पना सोरेन ने अधिकांश समय योजनाओं को गिनवाया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कस्टमर केयर एजेंट बनकर करते थे ठगी। दरअसल आपको बता दूं, साइबर थाना पुलिस ने साइबर के गढ़ करमटाण के विभिन्न साइबर अड्डों में छापेमारी अभियान चलाया, जहां से कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। अपराधियों के पास से कई मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद किया गया है। करमटाण में साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर साइबर थाना की पुलिस ने करमटाण थाना क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डों पर टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत सफलता मिली है। साइबर अपराधी अपने अड्डों पर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। आपको बता दूं, पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से काफी संख्या में मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने करीब 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम कार्ड और एक आधार कार्ड भी बरामद किया है। मोबाइल और सिम से पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर अपराधियों द्वारा कितने लोगों से ठगी कर साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है। कोडरमा से रांची का सफर होगा महंगा, जल्द चालू होगा मदन गुंडी में टोल प्लाजा। दरअसल आपको बता दूं, कोडरमा से रांची के बीच का सफर अब महंगा होने जा रहा है। चंदवारा प्रखंड के मदन गुंडी में बने नए टोल प्लाजा का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही चालू किया जाएगा। इसके शुरू होते ही इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से टोल शुल्क लिया जाएगा। अब रांची जाने वाले वाहन चालकों को हजारीबाग के नगवा और मांझी और मदन गुंडी तीनों जगहों टोल चुकाना होगा। करीब 150 किलोमीटर के इस सफर में 3 टोल प्लाजा होने से निजी वाहन चालकों के लिए यात्रा खर्चा बढ़ जाएगा। मदनगुंडी टोल प्लाजा के निर्माण के कारण स्थानीय लोगों ने कुछ मांगे उठाई है। वे चाहते हैं कि स्थानीय विस्थापकों को टोल प्लाजा के निर्माण के लिए कई एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जिससे होटल और ढाबे बंद हो गए हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल टोल प्लाजा शुरू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रशासन की ओर से जल्द ही इसके संचालन की घोषणा की जा सकती है। गढ़वा में 4 अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, कांडी बाजार में हथियार लहराकर फैला रहे थे दहशत। दरअसल आपको बता दें, गढ़वा जिला के कांडी बाजार में दिन दहाड़े हथियार लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसडीपीओ ने बताया कि इन चारों अपराधी कांडी बाजार में एक ऑटो चालक और बस चालक से बेवजह उलझ गए थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाजार में देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई थी। वहीं मामले की सूचना मिलने पर गढ़वा पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि चारों अपराधी बिहार राज्य के रहने वाले हैं और नदी पार कर गढ़वा के इलाके में प्रवेश किया था। उनका मनसा हत्या की थी। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी बिहार के रोहतास जिले के चुटिया थाना अंतर्गत परछा गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों में नवलखा डोम, निरंजन कुमार मेहता, रवि चौधरी और अखिलेश चौधरी शामिल हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिले के बालेडी मोड़ पर गुरुवार की रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक अमन कुमार व पीछे बैठे अनुज कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक बियाड़ा क्षेत्र निवासी शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज बीजीएच बोकारो के आईसीयू में चल रहा है। मृत युवक अमन कुमार जरेडी थाना क्षेत्र के टांड बालेडी निवासी लालू रजवार का बड़ा बेटा था, जबकि अनुज कुमार सिंह टोला के स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह का इकलौता पुत्र था।
बताया जाता है कि गुरुवार शाम अमन के बड़े पापा के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन पार्टी में अमन के दोस्त अनुज कुमार व शुभम आए हुए थे। अमन अपने रिश्तेदार की बाइक लेकर दोनों दोस्तों को छोड़ने बालेडी व ब्याडा जा रहा था। आपको बता दूं, इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण अमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सिंह टोला निवासी अनुज कुमार की मौत बीटीएच में इलाज के दौरान हो गई। वह अपनी विधवा मां का इकलौता पुत्र था। वहीं अमन के पिता दैनिक मजदूरी करते थे। घटना की खबर मिलते ही शादी की खुशियां गम में बदल गई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दो, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को इस मामले में ट्रायल की स्थिति में अवगत कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत अब 13 दिसंबर को पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले पीएमएलए एक्ट से संबंधित रांची की विशेष अदालत ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल से जुड़ी 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन सिंह के घर और दफ्तर से 19.31 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ में ईडी को भारी मात्रा में पैसे और अन्य जगहों पर निवेश करने के बारे में अहम जानकारी मिली थी। बोकारो जिले में पल्स पोलियो अभियान 8 से डीसी ने दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से शुरू होगा। अभियान को सफल बनाने को लेकर डीसी विजया जाघव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। डीपीएम दीपक कुमार ने अभियान को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। जिले में कुल 2005 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां पहले दिन बच्चों की दवा पिलाई जाएगी, जबकि छूटे हुए बच्चों को 9 व 10 दिसंबर को डोर टू डोर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। डीसी ने कहा कि सभी प्रखंड व शहरी क्षेत्र में अभियान की मॉनिटरिंग व इसे सफल बनाने के लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को टैग किया जाएगा। आम जनों को अभियान की तिथि व बूथ की जानकारी देने के लिए जिले के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर माइकिंग व पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार करने को कहा। अभियान के तहत जिले के करीब 3,53,551 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।